नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? भूतकाल से बाहर आ जाओ, वर्तमान काल में क्लास का आनंद लेने का कष्ट करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने में मजा आया। वी ऑलवेज लव टू सी पीपल फाइटिंग, है ना? मजा आता है, मुझे भी आता है। ठीक है। कल मैंने क्लास क्यों बंद कर दी थी यार? चलिए, सवाल ना थोड़ा अच्छा सवाल था, माहौल मिल नहीं रहा था, लोग दे नहीं रहे थे मौका। फिर मुझे लगा क्या लोगों को समझाना, छोड़ो, खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा, मेरा मन कर रहा था मैं ब्लॉक कर दूं दोनों को। मैं ब्लॉक करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ब्लॉक करके ना बच्चे और परेशान हो जाएंगे। ब्लॉक में कर सकता हूँ, यहाँ से बटन है ब्लॉक की। तो कई बार क्या होता है, लोग बिना समय मिले शांत नहीं होते हैं। ठीक है, सो देन हमने कहा चलो ठीक है, बंद ही कर देते हैं, समझ जाएंगे कि आगे से ऐसा नहीं करना है। और ठीक है, तो दैट वाज द बेस्ट। ऐसा मत करना आज। नहीं, मैं ऐसा कहाँ करना, 100 से ज्यादा क्लास हो गई आपकी यार, पहली बार कह रहा है ऐसा, है ना? रोज थोड़ा ना करता हूँ ये काम। ऑलवेज सी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, राइट? एक होता है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस जानते हो? इसका मतलब ये होता है कि जो रिसेंटली हुआ है, हम उस इंफॉर्मेशन को लेके बायस्ड हो जाते हैं। तो वी ऑलवेज थिंक कि यही नॉर्म है। रिसेंसी बायस को दूर करने का तरीका ये होता है कि यू लुक ब्रॉडर। तो ब्रॉडर पैटर्न क्या है कि मैं कभी क्लास नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है। हमेशा चलती है क्लास। बट ये सवाल अच्छा था, बिना माहौल के होने वाला सवाल नहीं था। समझाने की कोशिश की मैंने, लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैंने कहा ब्लॉकिंग इज नॉट ए गुड आइडिया, आई डोंट वांट टू ब्लॉक स्टूडेंट्स। तो आई थॉट कोई नहीं, आज करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हाँ जी, सो लेट्स नहीं, मेरा मूड खराब नहीं होता, मतलब मस्ती से जाके फिर खुशी खुशी निकला यहाँ से, बढ़िया। मैंने कहा चलो जल्दी छूट गया, आज थोड़ा मस्ती की जाए। ठीक है, तो घर वाले टीवी देख रहे थे, जाके बैठ गया, मैं टीवी देखने लगा। एक लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो ये सवाल जो बड़ा शानदार सवाल है, y प्लस जेड माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है? तो अब एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज खोज पाना जिसमें ये वैल्यू 1 हो जाए, इट्स नॉट इजी। अगर आपको करना है तो कोशिश करो। ऑल्दो हम ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं कि हम ऑप्शन में वैल्यू ऐसी माने जो ऑप्शन की कंडीशन को मीट कर रहा हो, और वहां से चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही। चलो उस तरीके पे जरा एक बार आते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं x को लेटेस्ट से 2 मान लूं और मैं y को भी 2 मान लूं, तो z मुझे 1 लेना पड़ेगा या नहीं? यस, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 1/1 होगा, z 1 होगा। अब अगर ये कंडीशन सही है तो मुझे इनको रख के देखना चाहिए कि क्या मेरा एक्सप्रेशन एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा हूं वो मिलेगा। तो x और y दो दो के बराबर हो गए, z हमारा 1 हो गया। लेकिन अगर मैं x और y को बराबर कर दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये टर्म 0 हो गया, तो पहला टर्म 0 बनेगा। दूसरा देखिए, y प्लस जेड बाई एक्स, तो y प्लस जेड क्या बनेगा? 2 प्लस 1 3, 3/x 2 हो गया, प्लस z माइनस एक्स बटे वाई, z माइनस एक्स करोगे तो मिलेगा -1 बटे वाई यानी 2। तो 3/2 में अगर मैं 1/2 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस, ये वैल्यू मैच हुई या नहीं हुई? यस, क्लियर है कि नहीं? बताओ। मैंने कहा कि x माइनस वाई बटे जेड जो है वो 0 हो गया। मैंने कहा जो y प्लस जेड बाई एक्स है वो 3/2 हो गया, और जो z माइनस एक्स बटे वाई है, z माइनस एक्स बटे वाई -1/2 हो गया। तो ये वैल्यू 1 के बराबर आई या नहीं आई? यस, तो यानी पहली कंडीशन सही है, फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट। अब ये किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि पहली कंडीशन में ही सब कुछ मैच कर गया, और अब ए करेक्ट है, तो आप BCD चेक मत करना। ठीक है, या करोगे? थिंक अबाउट इट। क्या ए अगर मैच कर गया है तो मुझे आगे BCD चेक करने की आवश्यकता नहीं है, या करेंगे? ओके, करना पड़ेगा। हमें बस ये देखना पड़ेगा कि इस वैल्यू पे कोई और ऑप्शन भी, देखो हमने ये प्रूफ किया है कि ये हमने जब वैल्यूज मानी है तो ये कंडीशन भी सही है और ये एक्सप्रेशन भी सही है। हमें बस ये देखना पड़ेगा कि इस वैल्यू पे कोई और एक्सप्रेशन कहीं करेक्ट तो नहीं है। दैट्स व्हाट वी हैव टू चेक। तो 1/x 1/y प्लस 1/z के बराबर इस वैल्यू पे नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/x का मतलब 1/2, 1/2 1/2 प्लस 1 के बराबर तो नहीं हो सकता। ऐसे ही सेम 1/y के साथ है, 1/y यानी 1/2, 1/2 कैन नॉट बी 1/2 प्लस समथिंग। अब ये है क्या, 1/x यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/y यानी 1/2 माइनस समथिंग भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। तो इस वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये ऑप्शन सेटिस्फाइड है, लेकिन ये तीनों वैल्यूज नॉट सेटिस्फाइड है। इसलिए बी अश्योर्ड
कि कोई और उत्तर नहीं हो सकता है, मेरा उत्तर यही है। समझ में आया बात कि नहीं? यस, क्लियर हो गया सभी को? सिंपल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, अगर इसमें y माइनस जेड होता सेकंड टर्म में तो ये साइक्लिक होता। यस, अगर y माइनस जेड भी लिखा होता तो हम कहते कि ये साइक्लिक है। यस, बट ये नहीं है। अब ये तो तरीका हो गया ऑप्शन का, जो कि एक बेहतरीन तरीका है सवाल को करने का है। लेकिन अगर हम आते हैं कि हमें ये सवाल ऑप्शन से नहीं करना है, तो ये बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक, यहां पर जो लिखा हुआ है y प्लस जेड माइनस एक्स 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है, समझते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, मान लिया ऐसा एक्सप्रेशन। या इसको आप ऐसे लिखिए कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। राइट, क्लियर? अगर ये वैल्यू शून्य के बराबर है और इससे दो मान निकलेंगे, फिर x बराबर 2 और x बराबर 3। लेकिन अगर कोई सवाल ये बोल दे कि ये एक्सप्रेशन सॉल्व करो और पहले ही बोल दे कि x 2 के बराबर नहीं है, तो आप कहोगे कि x बराबर 3 होगा, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि 2 के बराबर नहीं है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन दी जाती है कि y प्लस जेड माइनस एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आपको y प्लस जेड माइनस एक्स दिखेगा, इनटू समथिंग दिखेगा, बराबर 0 दिखेगा। और चूंकि सवाल कह रहा है कि ये शून्य नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये शून्य होगा, और उस ब्रैकेट में जो लिखा होगा वही हमें निकालना है। तो अब आपको दिशा मिल गई, और वो दिशा यह है कि मुझे किसी भी तरीके से y प्लस जेड माइनस एक्स का मान निकालना है, कॉमन निकालना है। अब y प्लस जेड माइनस एक्स कैसे कॉमन निकलेगा? y प्लस जेड माइनस एक्स में एक खास बात है कि y और z का साइन सेम है, और x का साइन y और z वाले साइन के अपोजिट है। ठीक है, तो अब इस बात का ध्यान रखते हुए मैं कुछ करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। हमें y और z का साइन सेम रखा है। पहले एक्सप्रेशन में x में y माइनस में है, नीचे z है। अगर मैं इसमें एक घटा दूं तो न्यूमरेटर में माइनस z आएगा। क्या होगा? y और z का साइन सेम और x का साइन अपोजिट रहेगा। यहां पर मेरे पास y प्लस जेड है, नीचे x है। मैं अगर इसमें एक घटा दूं तो y और z प्लस में, x माइनस में। ठीक है, यहां पर मेरे पास z माइनस एक्स बटे वाई है। z अगर पॉजिटिव के साथ है, x नेगेटिव के साथ है, तो मैं अगर एक जोड़ दूं तो यहां भी ऊपर मुझे y प्लस जेड माइनस एक्स दिखेगा। मैंने बाएं तरफ दो बार एक घटाया, एक बार एक जोड़ा, यानी नेट मैंने एक घटाया है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 1 है, वहां भी मुझे एक घटाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया? दो बार एक माइनस किया, एक बार एक जोड़ा, यानी नेट -1 किया। तो अगर आपने नेट को -1 किया हुआ है बेटा, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें राइट साइड में भी एक घटाना पड़ेगा। तो राइट साइड क्या हो गया? तुम्हारा शून्य हो गया। अब देखना ध्यान से, यहां पर क्या बनने वाली है इक्वेशन? यहां बनेगी x माइनस वाई माइनस जेड बटे जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बटे एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई बटे वाई बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा कि y प्लस जेड माइनस एक्स में कॉमन निकाल सकता हूं। यहां से y प्लस जेड माइनस एक्स कॉमन निकालोगे तो पहला जो टर्म है वो मुझे -1 अपॉन जेड दे देगा। y प्लस जेड माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा तो दूसरा टर्म मुझे 1 अपॉन एक्स दे देगा। y प्लस जेड माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा, तीसरा टर्म मुझे 1 अपॉन वाई दे देगा, और वैल्यू क्या होगी आपकी? शून्य के बराबर होगी। तो ये सवाल कह रहा है कि भैया ये 0 के बराबर नहीं है। सवाल ने बोला तो दो चीजों का प्रोडक्ट अगर शून्य है तो दोनों शून्य हो सकते हैं। सवाल ने बोला नहीं नहीं, ये शून्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पक्का शून्य है, यानी ये शून्य है। तो आप खुद देख लें कि 1 अपॉन जेड की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ट्रेडिशनली भी सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ घटाने का है और राइट हैंड साइड में उसको बैलेंस कर देना है। आप वैल्यू पुट कैसे करते हैं एक बार में सोच लेते हैं, क्योंकि एक दो दो एकदम से नहीं सोच पाएंगे। बिल्कुल सोच लोगे आप। देखिए, हर एक्सप्रेशन का एक, देयर आर सम एक्सप्रेशन जिनका एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अगर है, तो नेचुरली जो बहुत बेसिक एक्सप्रेशन में सोचूंगा वो यही सोचूंगा कि 1/2 प्लस 1/2 1 होता है। तो ये चीज आप चाहो तो आज के बाद ध्यान रख सकते हो। ये दिमाग में हर चीज एग्जाम में सोचने की नहीं है। ये वैल्यू आप ध्यान रख सकते हो आज के बाद कि अगर 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई टाइप का एक्सप्रेशन आया, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है? आप एक्स और वाई को कुछ भी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 और 2 ही रख सकते हो। आपकी मर्जी है कि मुझे 1 और 1 रखना है, रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां समस्या ये होगी कि 1 और 1 2 बनेगा तो जेड की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो रखने को आप कुछ भी रख सकते हो, बट रखना क्या है जो थोड़ा, तीनों वैल्यू अगर इंटीजर में हो तो आसान है ना, पूर्णांक हो तो आसान है चेक करना। इसलिए जब 2 और 2 रखेंगे तो ये 1 बनेगा। तो आप चाहें तो इस बात को ध्यान रखें कि भाई 1 अपॉन जेड बराबर लाइक दैट। तो वैल्यू पुटिंग धीरे धीरे आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्यात्मक चीज नहीं है। ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, ऑल राइट। बहुत बच्चों ने आज किताब की फोटो भेजी है, अभी शेयर करेंगे धीरे धीरे बाद में।
हटाना मत, ठीक है, फिर नाराज रहेंगे, हटा दें। फिर पढ़ लेते हैं, फिर शेयर करेंगे। आपने जो फोटो भेजी मुझे अच्छा लगता है देखना कि मेरी किताब आपके घर में पहुंच गई है। अब किताब में हमने एक सीक्रेट डिवाइस भी लगाई, पता है आपको? उस सीक्रेट डिवाइस से मुझे पता चल जाता है कि बच्चे कितनी देर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इस किताब में ही एक सीक्रेट डिवाइस है, और उस सीक्रेट डिवाइस से मुझे पल पल की अपडेट मिल रही है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। समझे कि नहीं? मेरे मोबाइल में आता है मैसेज। खतरनाक किताब है ये। हाँ जी। हिडन नहीं, कैमरा नहीं है, इतना मत डरो। ठीक है। हम्म। चले आगे। चल आई गो हैड। क्वेश्चन नंबर 118। 1/a+a+1/1+b+1/1+c is equal to a/1+a plus b/1+b plus c/1+c। अब ऐसे सवालों में देखिए क्या है कि जो मुझे दिया गया है और जो मुझे प्राप्त करना है उसमें फर्क क्या है कि a न्यूमरेटर में भी है। अब सवाल ये उठता है कि a न्यूमरेटर में कैसे लाया जाए। तो आप देखो एक टर्म देखो, आप बस 1/1+a, इसमें अगर मुझे a को न्यूमरेटर में भी लाना है तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसमें एक घटाऊं अगर, तो कुछ ऐसा बनेगा 1 - 1 - a/1+a। क्या ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी -a/1+a? यस। भले ही माइनस में आया बट आया। तो आपको ये समझ में आ गया कि तीन अगर टर्म्स मुझे दिए हैं, तीनों में से अगर मैं सब में एक एक घटा दूं तो ये टर्म ऐसे बन जाएंगे -a/1+a, यहां आ जाएगा आपका -b/1+b, और यहां बन जाएगा -c/1+c। और ध्यान रखना आपने क्या किया है कि इसके एलएचएस में 3 घटाया है, 1 1 1 सब में, तो बाहर भी जाके यहाँ 3 घटा देंगे। और जब ऐसा करेंगे और माइनस से फिर हम सबको गुणा कर दें अगर, तो a/1+a प्लस b/1+b प्लस c/1+c का मान बेटा क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया? -2 मत लगा देना, 2। कोई कह रहा है बी, अरे -2 तो माइनस ऑफ a/a, मतलब है ना, 2 आएगा ना जो पूछ रहा है उसका। समझे कि नहीं? सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी इस तरह से। क्लियर? यहां मैंने कुछ नहीं किया, माइनस से गुणा कर दिया बस। देखो हमने कहा कि एक टर्म को आप देखो, तीनों टर्म एक जैसे ही है ना, 1/1+b है तो b/1+b चाहिए। तो मैंने कहा मैं एक टर्म को देखता हूं कि मैं किस प्रकार से इसको परिवर्तित करूं। तो मैंने कहा जो टर्म लिखा है इसमें अगर एक घटा दो तो तुम्हें -a/1+a मिल जाएगा। तो 1/1+b में अगर तुम एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? -b/1+b मिलेगा, और यहाँ -c/1+c मिलेगा। और सब में तुमने एक एक घटाया, राइट साइड में एक ऑलरेडी था, 3 बार घटाया, 3 घटा दिया। तो जो वैल्यू मिली वो -a/1+a -b/1+b -c/1+c इज इक्वल टू -2 मिला। फिर माइनस से गुणा कर दिया तो +2 हो गया ना। ठीक है ना? कई बार तुम लोग सारे काम करवा देते हो। 119। 119वां सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी सवाल देखा है। सारे टर्म में आपको एक एक घटाना है, क्योंकि x+1 नीचे है, 1 ऊपर है और मुझे ऊपर x चाहिए। तो अगर मैं यहां एक घटा दूं तो आपको दिख रहा है क्या मिलेगा? एक घटाओगे तो 1 - x - 1, तो ये बचेगा -x/x+1। दूसरे में भी एक घटाओगे तो मिलेगा -y/y+6, क्योंकि वो y -6 से 6 कट जाएगा। तीसरे में मिलेगा -z/z+1008। 3 तुमने लेफ्ट हैंड साइड में घटाया, 3 ही राइट साइड में घट जाएगा, तो राइट साइड में बचा 0। तो x/x+1 प्लस y/y+6 प्लस z/z+1008 की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 0। राइट? क्लियर है कि नहीं? सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कुछ लोग कह रहे हैं हम x को 0 पुट कर देंगे, फिर y को भी 0 रखें क्या? ठीक है। अच्छा, अगर x y दोनों को 0 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। z को भी रख दो तो बात नहीं बनेगी। बट क्या हम वाकई में x और y को 0 रख सकते हैं? देखिए सवाल को समझना आवश्यक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है ये। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। तो वैल्यू तो रखी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप x को भी 0 रख सकते हो, आप y को भी 0 रख सकते हो, लेकिन आपको z की वैल्यू फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। x और y दोनों को अगर हमने 0 रखा तो 1008 बटे z+1008 की वैल्यू क्या होगी? आपने x को 0 रख दिया, आपने y को 0 रख दिया, रख दो। x को 0 y को 0 रखा तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, यानी 2। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बनेगा। तो z+1008 कितना आ गया? राइट? z+1008 की वैल्यू 1008 ही आ गई, z की वैल्यू भी 0 आ गई। तो x y 0 है तो z भी 0 है, और अगर ऐसा है तो तीनों 0 होने पे इसका सम 0 ही आएगा। ठीक है। अब किस्मत से अगर आप x y z तीनों यहां 0 रखो, जैसे किसी ने कहा हम तीनों 0 रख देंगे, तो ये बात एक्चुअली में इसका एक सोल्यूशन है,
और ये मैच कर जाएगा 1 + 6 + 1, मतलब 1 + 1 + 1 3 बन जाएगा। तो x + y x y z तीनों को 0 रखना एक संयोग है कि वैल्यूज ऐसी हैं कि फिट हो गई आपकी, बट वो सॉल्यूशन है और आंसर आपका 0 आएगा, उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है। तो अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू खोज ली जो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है तो वो उसका एक सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर आप एक्स वाई जेड 0 तीनों को देख रहे हो और तीनों फिट हो रही है तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आपका उत्तर यहां से आएगा। पिछला सवाल देखो, क्या पिछले सवाल में भी ऐसी संभावना थी? नहीं। वहां पर अगर आप एबीसी तीनों को 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 3 बनेगा, राइट साइड 1, तो आपको उत्तर नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहां आप ये कार्य कर सकते हैं कि मैं ए और बी को क्या रखूं, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, देखो ये 1 है, आप क्या इस सवाल में एबीसी तीनों को बराबर मान सकते हैं? यस, मान सकते हैं। एबीसी बराबर तो हो ही सकते हैं तीनों, और तीनों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ये बराबर हो गए और तीनों का सम 1 के बराबर है तो नेचुरली हर एक टर्म जो है वो 1/3 होगा, तभी तो टोटल 3 बनेगा। हर एक टर्म 1/3 होगा, एबीसी बराबर है तो ए कितना हो गया तुम्हारा? ए 2 के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां जब तुम आओगे तो हर एक टर्म 2/3 हो जाएगा 3 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो योर आंसर विल बी 2। ठीक, तो जस्ट कीप वेरी अटेंटिव माइंड व्हाइल डूइंग क्वेश्चन कि किस तरह से मुझे वैल्यूज, क्योंकि वैल्यू पुटिंग का कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जैसे इस सवाल में मैंने कहा एबीसी को बराबर मान सकते हैं शुरू में ही, तो बराबर माना तो हमें दिख रहा है कि हर एक टर्म एक तरह का ही हो जाएगा, तीनों का टोटल 1 है तो हर एक टर्म 1/3 होगा, तो ए की वैल्यू 2 होगी, A2 यानी B2 यानी C2। अब ए बी सी अगर हमने बराबर मान रखा है तो यहां भी हर एक टर्म इक्वल हो जाएगा। पहला टर्म किसके बराबर हो गया? 2/3, और 2/3 को 3 से गुणा कर दो क्योंकि तीनों टर्म बिल्कुल ऐसे ही होंगे, तो आंसर मेरा 2 आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो यहां x बराबर 0 बराबर, y बराबर z बराबर 0 भी लगा सकते हो। बाकी ये स्टैंडर्ड प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया है, तो आशा करता हूं किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल देखिए, x/a-x, y/b-y, z/c-z आपको मान ले निकालना है। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू सॉल्व। मेंटली जरा सोचना शुरू करो आप, क्या एक्स वाई जेड तीनों को 0 मान सकते हो? यहां नहीं मान सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक्स वाई जेड तीनों को 0 माना तो बात नहीं बनेगी, ये 0 बराबर 3 होगा। क्या एक्स वाई जेड जो तीनों मुझे दिए हुए हैं, मैं इन वैल्यूज को या एबीसी को मैं 0 मान सकता हूं? जी नहीं, क्योंकि तब यहां -3 बनेगा, और अगर ये -3 बना तो भी बात नहीं बनेगी। बट एक वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूं जो मानी जा सकती है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, तो वह है कि मैं ए को 2x मान सकता हूं, बी को मैं 2y मान सकता हूं, और सी को मैं 2z मान सकता हूं। देखो ध्यान से, अगर आप ए को 2x माने तो x/2x - x यानी x/x 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। बी अगर 2y माना तो ये वैल्यूज मानी जा सकती है। और अगर हमने ऐसा माना तो आप देखो ये बनेगा 2x/x यानी 2 + 2 + 2 यानी 6, आपका आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं? रिपीट करेंगे, दूसरे तरीके से रिपीट करेंगे। मैंने कहा मेरी वैल्यू 3 के बराबर है, आप पहले टर्म को 1 बनाने की कोशिश करो। अगर पहला टर्म तुम्हें 1 बनाना है तो आप बताओ क्या करोगे? ऐसा करोगे? और अगर आपने ऐसा किया तो x की वैल्यू a - x होगी, यानी आपकी a की वैल्यू 2x के बराबर होगी या नहीं होगी? यही मैंने डायरेक्ट बोल दिया था। तो अगर आपने पहले टर्म को 1 बनाया और मान लिया अब आप दूसरे टर्म को 1 बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको b बराबर 2y लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां a की जगह b है और x की जगह y है। अगर आपको तीसरे टर्म को भी 1 बनाना है तो c बराबर 3z लेना पड़ेगा मुझे। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, यानी कंडीशन मीट हो गई। हम अब यहां जाएंगे और यहां पर भी ये कार्य कर देंगे। a - x की वैल्यू किसके बराबर होगी? अब x के बराबर होगी, और a की वैल्यू 2x के बराबर है, तो ये 2x/x 2y/y 2z/z 2 + 2 + 2 6 बनेगा। +1 नहीं कर सकते सर, मैंने ये नहीं बोला नहीं कर सकते, आप मेरी बात समझिए। जैसे मान लिया आप लखनऊ से चले और आपको दिल्ली आना है, तो लखनऊ से दिल्ली आप बस से भी आ सकते हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, आप हवा में भी आ सकते हैं, तीनों तरीके। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं एक तरीका बता रहा हूं तो दूसरा तरीका इनवैलिड हो गया, जी नहीं, मैंने थोड़ा ना बोला, वो तो बेसिक तरीका है, वो तो बताया ही पहले। ठीक है, तो बेसिक तरीका लगाना है तो क्या करोगे आप? 1 सब में जोड़ दो, अगर आपने 1 1 सब में जोड़ दिया तो भी ये मिल जाएगा। आप x/a - x में 1 जोड़ दो, अगर 1 जोड़ दें हम इसमें तो a - x को अगर जोड़ेंगे तो a/a - x बनेगा। और जैसे ही आपने देखा कि पहले टर्म में 1 जोड़ने से a/a - x मिल गया जो मुझे चाहिए, तो दूसरे में क्या होगा? हाँ, यहाँ 2z लिख लो। दूसरे में आप क्या करोगे? दूसरे में भी वही कार्य करना पड़ेगा, एक जोड़ने से b/b - 5 मिलेगा, तीसरे में भी एक जोड़ने से मिल जाएगा। और तीनों में अगर 1 1 हमने जोड़ा, यानी 3 इधर जोड़ा तो 3 उधर भी जोड़ो, तो अच्छा आंसर हो गया आपका।
उससे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक ही सवाल को करने के कई तरीके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सेंस बनाता है कि हम ट्रेडिशनल तरीके के अलावा भी तरीकों को एक्सप्लोर करते हुए चलें, राइट। वी शुडंट इग्नोर दैट कि हम बस एक ही चीज जानते हैं, जी नहीं, हमारे पास हथियार हर तरह के होने चाहिए, हर तरह की प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी है। 121वां सवाल देखो जरा। m अपॉन a माइनस वन, 4n अपॉन b माइनस टू एन, 9p अपॉन c माइनस थ्री सी अगर 8 माइनस m के बराबर है, ma बटे a माइनस वन, 2b बटे b माइनस टू एन, 3c बटे c माइनस टू पी, c माइनस, ये निकालना है। कैसे निकालोगे आप 1 जोड़ दो तीनों में, तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड की प्राप्ति हो रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? लेकिन पहले में 1 जोड़ना पड़ेगा, दूसरे में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2b चाहिए मुझे, 2 जोड़ना पड़ेगा दूसरे में, और तीसरे में मुझे 3c चाहिए तो मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो पहले में मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, दूसरे में मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा और तीसरे में 3 जोड़ना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करूं, इफ आई डू लाइक दिस, तो क्या जो मुझे चाहिए वो चीज मुझे प्राप्त हो रही है? नहीं। फिर से ध्यान से देखो, मुझे ऊपर चाहिए ma, तो मुझे पहले में m जोड़ना पड़ेगा। पहले में m जोड़ूंगा तभी तो ma माइनस m मिलेगा और ma मिलेगा। दूसरे में 2 जोड़ना ठीक है, तीसरे में 3 जोड़ना ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मुझे यहाँ m, यहाँ 2, यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा। m जोड़ने के लिए m यहां से ले लेंगे, बाकी बचा 8, और यहां हमने 5 जोड़ा तो यहां 5, यहां भी जोड़ दो, 13 बनेगा। और ये जो वैल्यू आपको चाहिए वो सारी वैल्यू आपको मिल गई। ma बटे a माइनस वन प्लस 2b बटे b माइनस टू एन प्लस 3c बटे c माइनस 3p। अब देखिए वैल्यू पुटिंग इस सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आपको m की वैल्यू माननी पड़ेगी। अगर आप वैल्यू पुटिंग में जाते हो तो मान लिया m बराबर 1 मान लिया सबसे पहले, दैट्स फर्स्ट थिंग कि हम m को 1 मान लेंगे। m को 1 मानने से क्या होगा, ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा कि इधर 7 बनेगा और आप कहोगे आपके पास जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन a माइनस वन प्लस 4n अपॉन b माइनस टू एन प्लस 9p अपॉन c माइनस 3p। सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, ऑल्दो डिनोमिनेटर मुझे यही मेंटेन करना है, फिर मुझे ये वैल्यू ma चाहिए और m को अगर 1 मान लिया तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में आप अननेसेसरी लड़ाई मत करो कि मैं वैल्यू को गेस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई सवाल ट्रेडिशनली ही बेहतर होते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे यहां पर वैल्यू पुटिंग आसान है, ऑल्दो ये ट्रेडिशनली भी बहुत आसान है, वैल्यू पुटिंग भी आसान है। ये सवाल में वैल्यू पुटिंग आसान है, इस सवाल में वैल्यू पुटिंग आसान थी, लेकिन इस सवाल में वैल्यू पुटिंग आसान नहीं है, आपकी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ ट्रेडिशनल प्रोसेस बहुत सिंपल है कि भाई m को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, यहां जोड़ दें, 2 यहां जोड़ दें, 3 यहां जोड़ दें, मामला बन गया। तो वी नीड नॉट टू पुट एनी वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स रास्ता है। वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल तब करेंगे ना जब कुछ भलाई हो मेरी, जब मेरा रास्ता छोटा हो जाए, जब मैं जल्दी आंसर निकाल पाऊं। अगर वही कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसको लगाने की जरूरत क्या है, समझे कि नहीं? अगर शॉर्टकट ही लॉन्ग कट हो जाए तो क्यों लगाना भैया। ऑलराइट, आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 122वां सवाल, a बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस ए, सी बटे ए प्लस बी अगर एक है, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए, सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी का मान बताओ कितना होगा। गुड क्वेश्चन, हाउ टू डू, कैसे करोगे, सोचो। आपको हर एक टर्म में a को a स्क्वायर बना देना है, b को b स्क्वायर बना देना है, c को c स्क्वायर बना देना है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें a का मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे यहाँ b का मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे यहाँ c का मल्टीप्लिकेशन करना है। सवाल को, इसको अगर हम वैल्यू से करेंगे तो बेहतर तरीके से सवाल हम कर पाएंगे। कैसे होगा वैल्यू से? वैल्यू से बेहतर तरीके से सवाल ये ऐसे होगा कि आप कहोगे मैं हर एक टर्म में ए बी सी को पहले तो बराबर मानूंगा। एक तो सिमेट्रिक टर्म है, ए की जगह बी हुआ तो बी की जगह सी हुआ, सी की जगह ए हुआ, इसको बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको ऐसे गौर से देखना। साइकिल का मतलब होता है ए बी सी, मान लिया 3 वेरिएबल है, तो एक टर्म मेरा एबीसी में जब लिखा होगा, दूसरा टर्म अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो ए को बी लिख दो, बी को सी लिख दो और सी को ए लिख दो, दूसरा टर्म मिल जाएगा। देखो ए को बी किया, बी को सी किया, सी को ए किया। दूसरे से अगर तीसरा टर्म मुझे प्राप्त करना है तो मैं बी को सी लिख दूं, सी को ए लिख दूं, ए को बी लिख दूं, इसको बोलते हैं साइक्लिक। तो ये साइक्लिक टर्म है, जो आंसर पूछा जा रहा है वो भी साइक्लिक है। अब मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं आपको कि साइक्लिक टर्म है तो टर्म्स में एक सिमेट्री होती है। जैसे पहला टर्म जो ए है, ए के रेस्पेक्ट में जैसा है, दूसरा बी के रेस्पेक्ट में वैसा है, तीसरा सी के रेस्पेक्ट में वैसा है। अब अगर मैं यहाँ एबीसी तीनों को बराबर मान लूं
तो नेचुरली आप कहोगे कि मुझे a बटा बी प्लस सी जो है 1/3 मिलना चाहिए, बट ऐसा हम कर नहीं सकते, यहां एबीसी को बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आपने एबीसी को बराबर मान लिया तो a बटे 2a बन जाएगा, 1/2 1/2 1/2 इज 3/2। तो देयरफॉर यहां पर ये वैल्यू मानना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक टर्म में एबीसी है। अगर मैंने a बराबर b बराबर c माना तो हम फंस गए, वी कांट एज्यूम दिस, नहीं मान सकते। क्या करोगे फिर? आप कहोगे हम a बटा बी प्लस सी को 1/3 मान सकते हैं, b बटा सी प्लस a को क्या हम 1/3 मान सकते हैं? यहां कंट्राडिक्शन आएगी, देयर विल बी कंट्राडिक्शन। तो आपकी ये चाल तो नहीं चली। कोई और चाल बताओ जो चल जाए, तुम्हें लगता है? ये चाल तो चली नहीं यार, सोच तो रहे थे कि चल जाएगी, नहीं चली। एबीसी को बराबर करेंगे 1/3 करेंगे, पिछले सवाल में करके आए थे, बट एबीसी को बराबर करते ही हर एक टर्म 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 दिया तो 1/2 1/2 1/2 मिलकर 3/2 होता है। राइट साइड में 3/2 नहीं दिया मुझे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं बी प्लस सी को 3 ले लेंगे, फिर उससे पहला टर्म तुम्हारा बन जाएगा 1/3। आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे बेटा, ये भी तो सोचो। किसी के पास कोई तरीका दिमाग में आ रहा है? अच्छा सवाल है ये। इट्स लिटिल डिफरेंट देन व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। यहां सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ओके, एनीबॉडी? सिमेट्रिक है तो सी प्लस ए 3 भी हो जाएगा। करो करो, आप उत्तर बताओ ना मुझे, क्या आएगा? व्हाट्स द आंसर बेटा? सभी लोग इसको लगाइए, होमवर्क नहीं देंगे। एलसीएम ले लोगे? एलसीएम लेने से क्या होगा? कैल्शियम लेने से आपका उत्तर आ जाएगा। एलसीएम लेने से खिचड़ी जो है ना और तगड़ी हो जाएगी। तो देखो, मैं आपको थॉट प्रोसेस बताना चाहता हूं। अगर मेरे पास a बटे बी प्लस सी है, मान लिया ऐसा एक टर्म मेरे को दिया हुआ है, मैं इसको ए स्क्वायर कैसे बनाऊं? आप कहोगे ए से गुणा करने पे, लेकिन अगर मैं पहले को ए से गुणा करूंगा तो मैं क्या दूसरे को बी से कैसे गुणा करूंगा? क्योंकि ये तो जो वैल्यू मुझे दी है ना, जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है, मैं इस एक्सप्रेशन में या तो मैं सबको गुणा करूं एक पर्टिकुलर वैल्यू से, मैं एक वैल्यू को तो पर्टिकुलरली गुणा नहीं कर सकता हूं ना खाली। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि उससे गुणा करने पे सारे टर्म में मुझे कुछ दिखे। तो नेचुरली अगर मैं एबीसी से गुणा करूंगा तो पहले में आपको दिखेगा ए स्क्वायर बी सी अपॉन बी प्लस सी, दूसरे वाले में आपको दिखेगा ए बी स्क्वायर सी बटे सी प्लस ए, तीसरे में आपको मिलेगा ए बी सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, और इधर ए बी सी आ जाएगा। मैंने गुणा ए बी सी से किया है। वही तो बोल रहे हैं सर एबीसी से करिए, मुझे भी पता है बेटा किससे करना है, लेकिन मैं थोड़ा सोचने का वक्त दूंगा ना आपको। आपको पता चल गया था, बाकी लोगों को भी तो सोचने का टाइम देना है। हाँ जी, कि वो थोड़ा दिमाग लगाएं। दिमाग ऐसे ही चलता है ना कि यार मन तो करता है ए से गुणा कर दें, लेकिन पहले में अगर हम ए से गुणा करेंगे तो दूसरे में हम कैसे करेंगे ए से गुणा? दूसरे में हम बी से अपने आप तो गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है। अगर हम ए से गुणा करेंगे तो सबको करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है हमें बी से गुणा करो, तीसरा कह रहा है हमें सी से गुणा करो, तो कुल मिलाकर हमने एबीसी से गुणा कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो अभी आपको उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि आपने गुणा भाग जो किया इसके बाद भी अभी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी ऊपर एडिशनल बीसी है, यहां एडिशनल एसी है, यहां एडिशनल एसी स्क्वायर है। अब क्या करें? हमें वो टर्म दिख गए जो हम देखना चाहते थे। हमें ए स्क्वायर दिख गया पहले में, और ए स्क्वायर के साथ हमें बीसी बटा बी प्लस सी दिख गया, राइट। हमें बी स्क्वायर दिखा, बट बी स्क्वायर के साथ हमें सी ए बटे सी प्लस ए दिख रहा है। हमें सी स्क्वायर दिखा, और सी स्क्वायर के साथ हमें ए बी बटा ए प्लस बी दिख रहा है, और यहां राइट साइड में मुझे एबीसी दिख रहा है। मेरा अभी सवाल आपसे यह है कि अब आगे क्या करोगे, क्योंकि आपको यहां से बीसी हटाना है भैया। बीसी कैसे हटेगा? हाउ डू वी रिमूव दिस बीसी, हाउ डू वी रिमूव दिस सीए, हाउ डू वी रिमूव दिस एबी? आप एक स्टेप तो आपने ले लिया, आगे क्या करोगे? सजेस्ट करो। कुछ सवालों में मत्था फोड़ना चाहिए, दैट इंप्रूव्स थिंकिंग। आंसर तो फिक्स आना है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिवाइड करेंगे किससे, किसको, क्यों?
एबीसी से अब डिवाइड कर दोगे, फिर जहां से वहीं पहुंच जाओगे। इससे क्या मिलेगा? आई एम गिविंग टाइम बिकॉज देयर इज वन मोर वे टू गेट द आंसर which nobody is thinking about, and that's why I'm giving you time. ऐड कर दो, किसको किससे ऐड कर दें? ठीक है, सो एनीवे लीव इट नाउ। आपको दिख गया ना कि ट्रेडिशनल प्रोसेस इज टू कॉम्प्लेक्स हियर। जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या चल रहा है दोनों साइड, जीरो बराबर ये जो संजय और भारत जी, आज टारगेट आप बन सकते हो दोनों, बता रहा हूं मैं आपको। मैं देख रहा हूं तुम लोगों के इमोजीज और जो खेल करने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम बचोगे नहीं, इतना ध्यान रखना। मैंने कल ब्लॉक करना सीखा है और टीम से पूछा कि ब्लॉक करके क्या होता है बच्चों का। बोले बच्चे परेशान होते हैं सर, हम तो अनब्लॉक नहीं करते, तो टीचर फिर से अलाउ नहीं करता है। समझे? तो जब सोचने को बोलूं तो बस सोचो, फालतू की बातें नहीं करो। ये स्टैंड अप कॉमेडी की क्लास नहीं चल रही है कि दोनों साइड जीरो से गुणा कर दो, समझे कि नहीं? तो संजय और भरत दोनों लोग आज मेरा टारगेट हो, ध्यान रखना। अगली गलती और ब्लॉक, गलती मतलब बेवकूफी जो कर रहे हो आप चैट में, वो करना बंद कर दो, ठीक है? आ जाओ इधर। व्हाट यू नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाई आई वाज गिविंग यू टाइम वाज कि आप ये सोचो यार कि मैं ए और बी की वैल्यू मान सकता हूं ना, सी निकाल लेता हूं मैं। इतना तो कर सकते हो ना, क्लियर और नॉट? आप ऐसा थोड़ा ना कि वैल्यू मान ही नहीं सकते हो, यहां पर मान सकते हो। जैसे आपको मैं सी को जीरो मान लूंगा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी को जीरो मानते हो तो मुझे किसी भी तरीके से ए और बी की वो वैल्यूज खोजनी पड़ेंगी जहां पर सेटिस्फाई होता हो। यार एबीसी वन नहीं मान सकते संदीप, वो पहले ही हमने चेक कर लिया, वी कांट एज्यूम दैट। बट एक बात बताओ मुझे कि क्या तुम ए को वन और बी को वन मान सकते हो और सी निकाल लो? अगर मैं ए को वन और बी को वन मानता हूं तो मैं सी निकाल लेता हूं, क्या आएगा? ये तो कर सकता हूं ना मैं, तो कर लेते हैं। ए बटे बी प्लस सी है तो वन अपॉन वन प्लस सी हो गया, बी बटे सी प्लस ए है तो ये वन अपॉन वन प्लस सी हो गया, सी निकालना है मुझे और सी बटे ए प्लस बी टू हो गया, ये वैल्यू वन के बराबर है, राइट? क्लियर है? के भी साफ करें, ए को माइनस बी रख देंगे, कैसे रख दोगे? ए को माइनस बी रखने पे तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, डिनोमिनेटर जीरो अनडिफाइंड नहीं होता है क्या? तो अब यहां से क्या मैं कोई सी की वैल्यू निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली यस, प्रैक्टिकली तो दिख रहा है कि मैं सी निकाल सकता हूं यहां से। अगर वो सी निकल जाए तो मेरा आंसर तो आ जाएगा सरलता से। तो जरा इसको कैलकुलेट करो, बताओ सी की वैल्यू क्या होगी यहां पर। थिंक अबाउट इट, लेट्स सॉल्व इट। तो आपको ये वैल्यू हमारी हो जाएगी टू इंटू वन प्लस सी, टू इंटू वन प्लस सी, यहाँ वन आएगा और ये बनेगा आपका सी इंटू, इतना आसान नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक बन रहा है बट ठीक है फिर भी, ये टू अपॉन वन प्लस सी है तो ये टू टू जा फोर आ जाएगा, क्योंकि वन प्लस सी हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि हमारा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, फोर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू टू प्लस टू सी स्क्वायर माइनस सी इज, या सी स्क्वायर माइनस सी प्लस टू इज इक्वल टू फोर, मतलब जीरो। अभी आसान तो नहीं है बट एटलीस्ट सी की वैल्यू ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल गई है, कुछ तो आई है। सी स्क्वायर माइनस सी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। क्या इसको फैक्टराइज करना आसान है? यहां से टू है तो टू को फैक्टराइज करना रिलेटिवली बहुत इजी है। कितने लोग कह रहे हैं आसान है? सी स्क्वायर माइनस सी प्लस टू बराबर जीरो को फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज करके मुझे उत्तर मिल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट यहां जीरो से छोटा है, मामला फंसा कि जब आप ए को वन मान रहे हो और बी को वन मान रहे हो तो सी आपका इमेजिनरी हो जा रहा है, रियल रूट सी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जो रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ये आपको फंसा रहा है। और एलजेब्रा में मैं एक बात आपको बताता हूं, मैं सवाल में टाइम भी इसलिए दे रहा हूं, एनर्जी भी इतनी लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं बेटा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एलजेब्रा में आपको वो लिख के नहीं बोलेगा कि एबीसी की वैल्यू इमेजिनरी है, बट एबीसी आपका कई बार इमेजिनरी हो जाता है। जैसे यहां पर आप ए को वन और बी को वन मान लीजिए, आपका सी इमेजिनरी हो गया। आपको ऐसा लगा था ना कि सी निकल जाएगा, निकला नहीं? निकला। क्लियर?
तो पहली हिंट तो मैं आपको ये देना चाहता हूं कि सवालों में, अलजेब्रा में कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे एग्जाम में। देखने में लगेंगे कि रियल नंबर वाले सवाल है, वैल्यू रखी जा सकती है, नहीं रख पाओगे। ट्रेडिशनली भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सवालों को फटाक से स्किप करना और निकल जाना आगे, फिर लौट के आना टाइम बचेगा तो देखना। आप जो भी संभावना आपके दिमाग में आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं सी को 0 रखेंगे, रखो जरा, सी को 0 रखो। नहीं, मैं ए और बी की वैल्यू सेम रखना है, रखने को मत रखो, तुम्हारी मर्जी। वैल्यू जब आप रखोगे तो आप कुछ भी रख सकते हो, यू कैन चूज। वैल्यू जब रखना है तो ये थोड़ा ना कि ए और बी को सेम रखना है। किसने बोला सेम रखना है? कहां लिखा है ए बराबर बी होना चाहिए? टू गेट दैट सिंप्लिसिटी आई पुट ए बराबर 1 एंड बी बराबर 1, बिकॉज मैं दोनों को 0 तो रख नहीं सकता हूं। 0 रखूंगा तो समथिंग बाई 0 बन जाएगा, वो कर नहीं सकता। तो मैं ए को 1 बी को 1 इसलिए रख रहा हूं कि दो टर्म सेम हो जाएंगे, एटलीस्ट सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मान लिया आप किसी को यहाँ 0 रखना चाहो, कुछ लोग कह रहे हैं सी को 0 रखेंगे, रख के देखो। सी को अगर 0 रखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1, राइट। और यहां आपका सी 0 हो गया, खत्म हो गया, और यहां आपको मिलेगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और यहां से आपका आंसर आएगा कि भाई ये टर्म और ये टर्म, ये 1 माइनस 2 देगा और मेरा आंसर -1 आएगा। आंसर हो गया बी। और एक चीज और देखना ध्यान से, ये जब एक्सप्रेशन आप इस तरीके से लिखते हो सी को 0 बना के, तो बहुत क्लियरली आपको पता है कि समथिंग और उसका रेसिप्रोकल जब भी सम 1 मिलता है तो ये रूट्स मेरे क्या होते हैं? इमेजिनरी होता है। तो द आंसर इज -1 एंड दिस कैन बी डन बाय पुटिंग सी इज इक्वल टू 0, बिकॉज जब आप सी को 0 रख रहे हो तो आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रहा है। ए बटा बी प्लस बी बटा ए 1 बन जाता है, और आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्या ये निकालना है? जी नहीं। अगर ये निकालना होता तो निकल गया होता, तो अभी भी कार्य बाकी है, ठीक है। आपको तो ये निकालना है। ए बटा बी आपको पता है, बी बटा ए पता है, और मुझे ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए निकालना है। तो अभी भी काम नहीं बना। अगर ये ऐसा होता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अगर यहां बनता सी को 0 रखने पे, और बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता यहां पर रदर, तो मैं निकाल ले जाता। अभी भी नहीं निकलेगा। कितने लोग कह रहे हैं आंसर 0 है? कितने लोग कह रहे हैं आंसर 0 है यहां के बाद? तो चलो इसके आगे चलते हैं, राइट। अब पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। जब समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग 1 के बराबर है तो समथिंग क्यूब -1 होता है। तो आपका ए क्यूब बटे बी क्यूब जो मिलेगा ये -1 के बराबर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो ए क्यूब बटे बी क्यूब अगर आपका -1 के बराबर है तो आप कहोगे कि मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 के बराबर है। और अब यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए बी मिलेगा, ये 0 के बराबर है, आपका आंसर 0 आ जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी तरफ से कोई वैल्यू रख के और आतंक मचा दूंगा, तो ये वो सवाल नहीं है, ठीक है। पहली बात, ट्रेडिशनली सवाल को अप्रोच करना इट्स मोर चैलेंजिंग, बिकॉज द रूट इज नॉट कि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके होने वाला है सवाल, ओके। तो कॉम्बिनेशन है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी तरफ से, वी आर एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, क्योंकि सवाल में 3 वेरिएबल हैं, तो डेफिनेटली इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, भले ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हैं। तो हम वैल्यू तो रखेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे सी को, देन हमें कुछ नोन फॉर्म दिखने लगेगा, ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1, और जब ऐसा होगा तो ए क्यूब बटा बी क्यूब -1 के बराबर होगा, एंड वी कैन सॉल्व, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैं बताता हूं कि स्वप्निल जी ने कोई वैल्यू रखी है और उस वैल्यू से इनकी सी की वैल्यू निकली जो -1 आई, दैट्स पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट्स इम्पॉसिबल। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो बहुत तरह की वैल्यूज पॉसिबल हैं, बट वो सही वैल्यू कौन सी है जो आपको रखनी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? पहली बात। दूसरा, आप ये करो कि ए को 1 और बी को 0 रखने से आपकी सी की वैल्यू निकली जो कि -1 आई है, सॉल्व करने पर आंसर 0 आया, तो तरीका सही है क्या? अगर कोई भी वैल्यू रखने पर आपका एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड है तो वैल्यू वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब आपने वैल्यू रखी ये वाली, तो हम पहुंचे कहां? इमेजिनरी रूट्स पे। तो हमने कहा ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आपने कहा हम एक वेरिएबल को 0 रखने जा रहे हैं, लेट्स से आपने कहा सी को आपने 0 रखा, राइट। मैं कह रहा हूं आपने सी को 0 रखा, बी को 0 रख रहे हो आप, देखते हैं। तो ये जो कह रहे हैं इनकी बात को भी वेरीफाई कर लेते हैं भाई। ए बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी, ये वैल्यू 1 के बराबर है। इन्होंने कहा हमने बी को पहले 0 रखा, जरा बी को 0 रखो, तो आपको मिलेगा ए बटा सी प्लस सी बटा ए बराबर 1। अब इसके आगे आप जो बात बोल रहे हो, जरा आपका सत्य देखते हैं हम, कि अब आपने ए को 1 रख दिया, ए को 1 रख दो, 1 बटे सी प्लस सी बटे 1 बराबर 1 रख दिया। अब आप क्या करो, आपकी ए की वैल्यू क्या आई, आपकी सी की वैल्यू क्या आई? -1। सी -1 कहां से आ रहा है बेटा? आप क्या कर रहे हो यार? इसके रियल रूट्स नहीं आने हैं, आपने गलत किया है और गलत तरीके से उत्तर निकाल लिया आपने, ठीक है। समझे कि नहीं? यहां सी की वैल्यू देखो, देखो हम समझ गए आप क्या कर रहे हो।
आप इसको सी क्यूब बराबर -1 लिख रहे हो, दैट्स नॉट राइट। ये सब आपको समझा चुका हूं, गलती से सही उत्तर आ रहा है तुम्हारा, बट वो तरीका सही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। देखो, इसको गौर से देखिएगा, आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, इसको समझ लो एक बार। क्या इस मेन एक्सप्रेशन में, एक मिनट रुकिए स्वप्निल और संदीप जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। इस मेन एक्सप्रेशन में तुम्हारी सी बराबर -1 सेटिस्फाई हो रही है यहां पर? नहीं, यानी सी बराबर -1 इसका रूट नहीं है, पहली बात। अब मैं तुम्हें तुम्हारा पॉइंट समझाता हूं। होता क्या है, जब आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर माइनस सी, ध्यान से देखना, सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं आपको ये पहले ही सिखा चुका हूं कि जब इस एक्सप्रेशन में हम c+1 से गुणा करते हैं दोनों साइड, तो ये वैल्यू बनती है c क्यूब इज इक्वल टू -1। ये बात याद है? c क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी c क्यूब इज इक्वल टू -1। और ये भी मैंने आपको समझाया था कि ये c+1 जो आपने मल्टीप्लाई किया है, ये c बराबर -1 का रूट अपनी तरफ से हम देते हैं, ये इसका रूट है नहीं। तो c क्यूब की वैल्यू -1 जरूर है, लेकिन c की वैल्यू -1 नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसका फाइनल रिजल्ट सी क्यूब बराबर -1 है, दैट्स फाइन। बट इससे आप अगर सी बराबर -1 लिख रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि सी बराबर -1 का रूट तुमने अपने साइड से इसको दिया, उधार दिया है, वो था नहीं इसके पास। यहां देखो आप, क्या यहां सी बराबर -1 सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सी बराबर -1 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो अगर आपने ये काम करके सी बराबर -1 रखा है, तो वो गलती से भले ही आपका उत्तर सही आ रहा है, वो तरीका सही नहीं है, किसी और सवाल में आपका गलत हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग में बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कहां क्या रखना है। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, आप देखो, ये जो एक्सप्रेशन था, ये जो क्वाड्रेटिक बनी, व्हाट आई एम सेइंग, इसका रूट इमेजिनरी है, इट इज, दैट्स खत्म स्टोरी। यहां पर आप गलती कहां से कर रहे हो कि आप जब ये टर्म लिख रहे हो तो यहां पर सी बराबर -1 रख ही नहीं रहे हो आप इस वाले रिजल्ट पे जा रहे हो और वहां से सी बराबर -1 लिख रहे हो। वो उधार का रूट है बेटा, वो तो उधार का रूट है, देखे हम ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो इसका अपना रूट नहीं है, इसके अपने रूट इमेजिनरी ही है। समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग 1 है, तो ये सी हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। आशा करता हूं बात समझ में आई। बाकी उत्तर हमने निकाल लिया है, सवाल बढ़िया है, गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब जैसे यहां पर मैंने एक्सप्रेशन यूज किया, देखिए ए क्यूब बाई बी क्यूब बराबर -1, यहां पर हमने यूज किया, यस और नो? बोलिए हाँ, बिल्कुल सही है कि हमने इस एक्सप्रेशन को यूज किया। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब हमने ऐसा किया है तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल रही है जो कि शून्य है। ये फाइनल रिजल्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब शून्य है। और आपका उत्तर सही क्यों आ रहा है मैं समझाता हूं। जो सी बराबर -1 है बेटा, वो आपने गलत माना है, लेकिन आपका उत्तर सही क्यों आ रहा है ये भी समझा देता हूं। ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी है, प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए है, प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी है। आपने बी को 0 माना, आपने ए को 1 माना, करके देखो जरा। अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो आपको यहां क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा ए स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन सी मिलेगा, 1 अपॉन सी मिलेगा यहां से, ये 0 हो गया। और यहां आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर बटे 1। अगर आपने इसको जोड़ा तो नीचे सी आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस सी क्यूब। आप सी क्यूब को -1 रख सकते हो, सी को -1 नहीं रख सकते, देयर इज अ डिफरेंस। तो जो आंसर मैच कर रहा है वो इसलिए कर रहा है बिकॉज सी क्यूब इज इक्वल टू -1 इज नॉट रॉन्ग, बट सी इज इक्वल टू -1 इज रॉन्ग। नहीं, वही तो मत बोलिएगा, फर्क है बेटा, दोनों में फर्क है। एक होता है कि ना जानते हुए उत्तर आ जाना सही, और हमें ये मान लेना कि हमारा सी बराबर -1 रखने से उत्तर आया है। जी नहीं, उत्तर सी बराबर -1 रखने से नहीं आया, क्योंकि अगर कोई और सवाल होता जहां पर सिर्फ इतना ही बन रहा होता 1 प्लस सी स्क्वायर, सी क्यूब बनता ही नहीं, तो वहां भी तो तुम्हारा उत्तर आता। तब आप सी को -1 रख के कहते कि मेरा उत्तर आ गया, देखिए सर मेरा उत्तर आ गया 1 प्लस 1 बटे -1 -2। ये गलत है, सी स्क्वायर में सी -1 नहीं है, पूरा का पूरा सी क्यूब -1 है, समझे? तो अंतर है। सवाल में हमने बहुत टाइम दे दिया, बट जरूरी था, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया सवाल, सबरेज जी घर पे जाके इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड। ये सवाल देखिए और सोचिए किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे वाई जेड का जो टर्म है वो गायब करना है। समझ में आ रहा है आपको? आपको न्यूमरेटर में वाई जेड का टर्म क्या करना है, गायब करना है। दूसरे में एक्स जेड गायब करना है, तीसरे में एक्स वाई गायब करना है। तो वो टर्म भैया गायब कैसे होंगे, +1 करने से। यस, तो अगर मैं पहला टर्म देखूं केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, और मैं एक जोड़ दूं तो ये वाई जेड कटेगा, लेकिन ये टर्म ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ऐसा हो जाएगा। यस,
तो मिल तो गया लेकिन एक 2 भी मिला। अच्छा, अगर मैंने यहां एक जोड़ा है, एक एक एक, तो मतलब यहां टोटल जो 3 है, क्या ये वैल्यू राइट साइड में 6 बन जाएगी? और लेफ्ट हैंड साइड में सब में 2 2 आएगा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड बनेगा, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड बनेगा, और यहां आपको जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई बनेगा। आप कहोगे यस। तो ये जो निकालना है मुझे, दैट विल बी 6/2, और 6/2 विल बी 3। 3 आपका आंसर हो गया सी। तो मेंटली सवाल अगर आप देखोगे तो आपसे प्रश्न हो जाएगा इसमें, मतलब कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस। अच्छा, क्या यहां पर और कोई वैल्यू ट्राई कर सकते हो? वैल्यू ट्राई करना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उस रूट में ना ही जाओ तो बेहतर है, कि आप कोई वैल्यू एज्यूम करोगे फिर चेक करोगे कि बराबर है नहीं है, दैट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज हर एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल मौजूद है, मुश्किल होगा। तो सीधा करो इस तरीके से और ये सवाल आपका ऐसे निकल जाएगा। 124वां सवाल क्या कह रहा है? 13/x+13 है, 25/y+25 है, 275/z+275 4 के बराबर है। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या करोगे आप? एक घटाओ, एक एक घटा दो। तो पहला टर्म देखो, खाली पहले टर्म में अगर मैं एक घटाऊंगा तो क्या होगा? एक घटाऊंगा तो ये वैल्यू होगी 13-x-13/x+13, तो आएगा -x/x+13। अब पैटर्न समझ में आ गया आपको? दूसरे में अगर एक घटाओगे तो -y बनेगा, तीसरे में घटाओगे तो -z बनेगा। तो मुझे चाहिए यही, बट माइनस कॉमन ले लेंगे। और तुमने यहां 3 घटाया तो राइट साइड में 3 घट के क्या बनेगा? 1। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? -1। आंसर क्या हो गया? सी। तो जो माइनस हमें कॉमन आ रहा है वो माइनस हटा के राइट साइड में दे देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ओके, क्लियर? वॉइस कट कट के आ रहा है गोविंद जी, आपके इंटरनेट में इशू होगा बेटा पक्का, बाकी तो ठीक है सब। मेरे साइड से दिक्कत होगी कभी भी तो सबको होगी। हाँ जी, ऑल एवरीवन। ओके, समझे कि नहीं? चलिए अगला सवाल देखिए। अच्छा, अगला सवाल आप सभी लोग ट्राई करो खुद से प्लीज, एवरीवन। डाउट सेक्शन देखिएगा, डाउट सेक्शन में देखूंगा अभी थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद, ठीक है। मैंने वीडियो ऑफ कर रखी है, डेटा कम है, अच्छी बात है, मुझे देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आवाज ही तो सुनना है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें वैल्यू गेस करना भी संभव है आसानी से। जो 2 स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा 2+2 के बराबर होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये उसी पे बेस्ड है। आप एक्स वाई जेड तीनों को बराबर मानिए और तीनों को 2 के बराबर मानिए। अगर हम ऐसा कर ले गए तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस मैच कर जाएंगी। हर जगह 2 स्क्वायर बराबर 2+2 बनेगा, और ये 1/3 1/3 1/3 विल बी 1। आंसर विल बी डी, नॉट डी, पी। ट्रेडिशनली कैसे करेंगे वो भी बताता हूं आपको। आपको यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ वाई प्लस जेड दिख रहा है। आप ना एक काम करिए, यहाँ पर एक्स जोड़ दीजिए। तो एक तो यहाँ एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें किसी भी तरह से कुछ तो ऐसा खोजना पड़ेगा जो तीनों को रिलेट कर पाए। तो आपने कहा एक्स अगर जोड़ते हैं तो 2 कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य क्या हो रहा है? ये बन रहा है एक्स इंटू 1+x, मुझे 1+x की आवश्यकता है। और ये क्या बन रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि सब में बन जाएगा क्योंकि दूसरे में मैं वाई जोड़ूंगा। तो यहां से 1/1+x का मान बताइए क्या आया? 1/1+x की वैल्यू आई x/x प्लस वाई प्लस जेड। यस और नो? यस और नो? आपको पता चल गया है कि अगर पहला टर्म ये आएगा ना, तो दूसरा टर्म क्या आएगा? दूसरा टर्म आएगा y/x प्लस वाई प्लस जेड। तीसरा टर्म क्या आएगा? z/x प्लस वाई प्लस जेड। तो कुल मिलाकर अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं? बना जाएगा आंसर। तो ट्रेडिशनली भी हम 1 आंसर सरलता से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, आप बताओ। यस, जी हाँ, बोलिए यस और नो। क्लियर है सभी को? अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा देखने में काफी डरावना प्रश्न लग रहा है भैया। x² / ny+pz, y² / mx+pz, z² / mx+ny = 1, m/x+m, n/y+n, p/z+p की वैल्यू बताओ। तो वैल्यू देखने में तो बड़ी आसान लग रही है, सवाल लग खतरनाक रहा है, इतना मुश्किल है नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो सवाल हो जाएगा। फाइंड कॉमन पैटर्न, कि हमें mx+ny+pz खोजना है। तो वैसा ही होगा जैसा अभी आप करके आए हो, कि भाई x² की वैल्यू लिखेंगे, ये 1 है तो राइट साइड में ले जाएंगे, ny+pz बनेगा। आप कहोगे दोनों तरफ mx जोड़ दो, तो mx दोनों तरफ से जोड़ने पे क्या होगा? mx + ny + pz बन जाएगा। राइट, एक्चुअली में पता है क्या है, आप ध्यान से देखो अगर, कि मैं m n और p तीनों को अगर 1 मान लूं, तो ये कौन सा सवाल बन गया?
प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जो पहले भी करके आए हो, ठीक है। वही बना कि नहीं बना, वही सवाल है, उल्लू बना रहे हैं उनको। ट्रेडिशनली करोगे तो एमएक्स एमएक्स जोड़ना पड़ेगा, बट जस्ट पुट एम एन पी इज इक्वल टू 1। एम एन पी को अगर 1 करोगे ना तो यही तो सवाल है। देखो एम एन पी को क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये पिछला वाला सवाल बन जाएगा पूरा। तो अब इसको लगवाऊंगा नहीं मैं। अगर आपको ट्रेडिशनली करना है, लंबा करना है, मजा उसी में आता है आपको, तो आप यहाँ एम एक्स जोड़ के करिए, तो आपको एक्स कॉमन मिलेगा, यहाँ पर 1 प्लस एम मिल जाएगा, एक्स प्लस एम मिल जाएगा, और ये वैल्यू आपकी वही मिल गई। यही कार्य सब में करो आप, इन एवरी थिंग, तो आप पाओगे कि यही कार्य करके आपका जो उत्तर आने वाला है ना फाइनली, जैसे वहां 1 आ रहा था यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेडिशनली कर लेना सॉल्व। क्या ऊपर में नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, जब एम एन पी सबको 1 रख दिया तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बना कि नहीं बना। अच्छा यहाँ थोड़ा सा नहीं, ठीक है, ये लड़का सही बोल रहा है कि यहाँ एक्स वाई जेड था, यहाँ एक्स वाई जेड नहीं है। अगर एम एन पी को हमने चेंज किया तो एक्स वाई जेड नहीं है, तो जो पूछ रहे हैं उनके पूछने में थोड़ा डिफरेंस है, क्वेश्चन वही बन जाएगा, बट जो पूछेंगे वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, निकालने की कोशिश करिए, कर लो, ठीक है। जो पूछ रहे हैं वो अलग है, ये बात सही बोल रहा है लड़का, कि जो पूछा जा रहा है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, तो इसलिए आंसर हम नहीं कहेंगे 1 है, लगाना पड़ेगा। तो निकालते हैं जरा कि ये वैल्यू बनेगी हमारी 1 अपॉन एक्स प्लस एम। अगर आप इस तरीके से जाते हो, लेट से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपका एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी जेड है ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एम बनेगा एक्स बटे एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी जेड, ऐसा बनेगा, राइट। आंसर अभी भी 1 ही आएगा, खैर ठीक है, वो पूछ अलग रहे बट उत्तर वही आएगा, देखना भी ध्यान से, क्योंकि जब आप 1 अपॉन एक्स प्लस एम लिख रहे हो, ऊपर एक m लिखा हुआ है, और आप m बटा एक्स प्लस एम लिखोगे तो ये क्या बनेगा, एम एक्स बटे एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी जेड, ऐसा बना। आपको पता है अगला टर्म क्या बनेगा, सेम चीज बनेगी एन वाई के साथ, नीचे यही आएगा, तीसरी चीज बनेगी पी जेड के साथ, आंसर 1 ही आएगा। तो ऑल्दो आपको लग रहा है कि डिफरेंट पूछा जा रहा है, बट एक्सप्रेशन इस तरह से अलाइंड है ना, यू विल गेट द सेम आंसर। और वैसे भी आप देखिए जरा, जब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बना, प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 बना, प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 बना, अगर हमने सबको 1 मान लिया, हमें पता है कि यहां पर एक्सप्रेशन कब सेटिस्फाई होगा, जब x बराबर y बराबर z बराबर 2 हो जाए। तो अगर मुझसे ये भी पूछा जा रहा है और मैं x y z सबको 2 रखूंगा, तो 1/3 1/3 1/3 मिला के क्या बनेगा, 1/3 इंटू 3, वो 1 ही आना है। तो एम एन पी को आप 1 रख लो, फिर एक्स वाई जेड आपके कितने हो जाएंगे, आप हो गए एक्स वाई जेड हमारे 2 हो जाएंगे, कंडीशन मीट हो जाएगी। फिर जो भी पूछा गया उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 रख दो, 1/3 1/3 1/3 कितना हो गया 1। ऑलराइट, 127वां सवाल कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड है। तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि सवाल कुछ वैसा ही है, बस टर्म देख लो कुछ अलग है क्या। एक मिनट, एम एक्स, यहां पर यार एक मिस्टेक है, ये एन वाई होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज नॉट एन वाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एक्स स्क्वायर बटे एन वाई प्लस पी जेड, तो सेम पिछला सवाल है, फर्क इतना है कि ऊपर एक्स वाई जेड डाल दिया। आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि कहानी वही है कि हम एम एन पी को 1 मानेंगे, और एम एन पी को 1 मानने से हमें एक्स वाई जेड को हमें 2 मान लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आपको जो निकालना है वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, 2/3, और वो भी 3 बार, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अगर ऊपर एक्स है तो वी विल गेट द आंसर डबल, दैट्स इट। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो मैं बार बार पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 128वां सवाल देखते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर 0 के बराबर है तो मुझे बताना है कि ये किसके बराबर होगा। अच्छा, अब इस सवाल को करने के लिए अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका 0 के बराबर है, तो एक्स वाई जेड से अगर दोनों साइड आप डिवाइड करो ना, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बन जाता है, राइट। ध्यान से देखना, इफ आई से दैट दिस इज 2 देन दिस इज -1, क्योंकि 1/2 मिलकर 1 बनेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू ध्यान रख सकते हो, 2 -1 या -1 2 2। जब भी ऐसा होगा देन रिमेंबर दिस वैल्यू, कि मैं एक्स वाई को 2 मान सकता हूं, जेड को -1, किसी भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता है, 2 -1 सेटिस्फाई होता है। अब देख लो, 2 दूनी 4, -2 बराबर 0। जब भी ऐसा होगा तो ये कंडीशन आप ध्यान रख सकते हो, कीप इट इन द मेमोरी, कि जब भी सवाल ऐसा आएगा तो मैं ये वैल्यू उठाकर रख दूंगा, 2 -1 वैल्यू पुटिंग करनी है तो। अब यही एक छोटा सा रिस्क है, कहीं 2 ऑप्शन सेम ना हो जाए। दूसरा रिस्क क्या है
यहां पर आंसर अनडिफाइंड हो रहा है, ये सेकंड रिस्क है। दैट्स द सेकंड रिस्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देयर आर टू रिस्क। वन, एक ऑप्शन ही अनडिफाइंड है। ऑप्शन अनडिफाइंड से प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम बस ये होती है कि अगर आंसर मेरा अनडिफाइंड है और ये वैल्यू रखने पे मेरा क्वेश्चन डिफाइंड है, तो वो उत्तर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, लेटर से मैंने कहा मैंने एक वैल्यू खोज ली है यार, आप मेरी बात समझो। मैंने कहा मैंने एक वैल्यू खोज ली है और उस वैल्यू पे इस कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये वैल्यू रख सकता हूं। और वो वैल्यू मैंने यहां जाके रख दी और रखने पे मुझे एक वैल्यू मिली। अगर वो वैल्यू मिली तो उत्तर भी तो उसी वैल्यू का होना चाहिए, अनडिफाइंड कैसे हो जाएगा? तो अब चैलेंज बस ये है कि ये रखने पे ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड ना हो रहा हो। बस देखते हैं। 1/x², 4 4 + 2 6 बनेगा, क्योंकि वो -2 है तो माइनस एक और लग जाएगा। 1/y², x और y चूंकि सेम है तो ये भी 1/6 ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। z² - xy की बात करोगे, z² 1 बनेगा, -xy 4 बनेगा। तो ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू 0 आ गई। ये हो गया 1/6 मिला के 1/3 -1/3 0 आया, मेरा आंसर 0 आया। अब मुझे देखना है कि भाई कौन सा उत्तर हो सकता है। ये 1/0 है, मेरा उत्तर नहीं है, भले ये अनडिफाइंड है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सी 0 है, ये x + y + z भी 0 नहीं है, ये 1 भी 0 नहीं है, तो बहुत क्लियर कट तरीके से मैं बोल सकता हूं मेरा आंसर सी है, 0 है। तो अगर कोई आंसर अनडिफाइंड भी है तो भी घबराना नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन डिफाइंड है तो वो अनडिफाइंड वाला उत्तर नहीं हो सकता। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? लेकिन यहां पर एक छोटा सा रिस्क होता है, इसलिए कई बार मैं मना करता हूं कि आप अगर ऑप्शन अनडिफाइंड है तो वहां वैल्यू पुट मत करो। क्यों मना करता हूं, उसका कारण बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लिया मेरे पास एक वैल्यू है 1/x, राइट? ध्यान से देखिएगा, ये x = 0 पे क्या है? अनडिफाइंड है कि नहीं है? यस, ये x = 0 पे अनडिफाइंड है। तो मुझे ये तो पता लग गया कि ये मेरा आंसर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरा लेट्स से एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन डिफाइंड है और 1/x कहीं लिखा है, x पे अनडिफाइंड है, मेरा उत्तर नहीं है। समस्या कई बार क्या हो जाती है, जैसे मेरा आंसर यहां 0 है, मुझे पता है। अब मैं इस 0 को 0 से गुणा कर दूं और 0 से डिवाइड करूंगा। मान लिया मेरा आंसर 0 है। अब इस 0 को मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं। मैंने 0 से गुणा किया और 0 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या आपका ये एक्सप्रेशन 0/0 दिखने लगेगा, अनडिफाइंड दिखने लगेगा? यस। ये आपको एल्जेब्रा में इतनी समस्या नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में आती है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मान लिया मैंने कहा साइन थीटा, अब ये साइन थीटा, थीटा = 0 पे मस्त डिफाइंड है। ध्यान से देखिएगा, डिफाइंड है कि नहीं है? यस, थीटा = 0 पे 0 है। कोई समस्या है आपको? नहीं। थीटा = 0 पे ये बराबर डिफाइंड है। अब मैं क्या करूंगा, बदतमीजी देखना, मैं इस साइन थीटा को कॉट थीटा से गुणा कर दूंगा, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे अगर मैंने कॉट कॉट से गुणा किया तो कोई दिक्कत है? कट गया एक तरह, साइन थीटा अभी भी है। लेकिन फिर मैं क्या लिखूंगा, इसको ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को मैं नीचे तो कॉट थीटा ही रहने दूंगा, ऊपर मैं इसको कहूंगा कि ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, मैं इसको कॉस थीटा लिख दूंगा। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे थीटा = 0 पे, तो आप कहोगे कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है और कॉट 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। होता है कि नहीं होता है? कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, कॉस 0 1 होता है। अब आप मेरे को ये बताओ, जब आप ये चीज देखोगे तो आपको महसूस हो रहा है ना कि आपका आंसर अनडिफाइंड, ऐसा महसूस हो रहा है? बट ये सवाल में जो ऑप्शन क्रिएट करने वाला था उसकी बदतमीजी थी। एक्सप्रेशन साइन थीटा था एक्चुअल में, लेकिन उसने उसको कन्वर्ट करके ऐसा लिखा है जो तुम्हें एक फेक फीलिंग दे रहा है कि एक्सप्रेशन, ये ऑप्शन अनडिफाइंड है। और अगर आपने इस लॉजिक से अपने अनडिफाइंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आप गलत हो गए। इसलिए कई बार अनडिफाइंड ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली अनडिफाइंड नहीं होते हैं, उन्हें बना के लिखा जाता है अनडिफाइंड। लेकिन यहां पर वो रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये मोस्ट बेसिक फॉर्म में क्वेश्चन लिखी है। ऐसा कुछ जबरदस्ती दिख रही है आपको? 1/xy + yz + zx। इट्स नॉट लाइक इसको किसी चीज से गुणा किया गया है, भाग दिया गया है और जबरदस्ती की गई है। सीधा सा एक्सप्रेशन है, 1/xy + yz + zx, और xy + yz + zx का एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब आपको ये क्लियर हो कि मेरे ऑप्शन से कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, उसको बदलने की कोशिश नहीं की गई है घूस देके, तो अनडिफाइंड का मतलब अनडिफाइंड है। लेकिन कई बार डिफाइंड ऑप्शंस को भी अनडिफाइंड बना के लिखा जाएगा, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर होता है। तो वहां सतर्क रहने की जरूरत है। हमें देखना पड़ता है कि मेरा ऑप्शन क्या सबसे ज्यादा सिंपल, वहां भी तरीका है। वहां पर जब भी आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो, cos थीटा बटे cot थीटा, तो मैं कहूंगा इस पे विश्वास ही मत करो।
पहले ऑप्शन को मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से लिखो। तो आप कॉस को कॉट को रिप्लेस करो कॉस बटे साइन से, और इसको कॉस को काट दो। तो जब मोस्ट बेसिक फॉर्म में ऑप्शन आएगा तो आपको दिख जाएगा कि अरे ये तो साइन थीटा है, ये तो डिफाइंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसलिए आउट हुआ बेटा कि आंसर तो मेरा 0 आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रहा है मुझे, 1/3। कहां से हो जाएगा वो? 1/∞ शून्य होगा क्या सर, ये बता दीजिए। मैं इसके बारे में चर्चा बेटा करूंगा आगे, थोड़ा तमीज से समझाऊंगा आपको कि 1/∞ शून्य होगा या नहीं होगा, और शून्य होगा तो क्यों होगा। ठीक है, विल एक्सप्लेन इन डिटेल बाद में। क्लियर है कि नहीं? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अनडिफाइंड ऑप्शंस प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन डिफाइंड है, हमारा ऑप्शन अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता। एक वैल्यू पे मेरा क्वेश्चन वैल्यू दे रहा है तो मेरा आंसर वैल्यू कैसे नहीं देगा, तो वो आंसर एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये ख्याल रखें कि उस ऑप्शन को जबरदस्ती घूस देके तो नहीं ऐसा बताया जा रहा है कि वो तुमसे बोल के बता रहा है कि मैं अनडिफाइंड हूं, जबकि वाकई में नहीं है। तो थोड़ा सा आपको लॉयर बन के ना सस्पेक्ट को पकड़ना होगा, ऐसे ही ऐसे काम नहीं चलेगा। ये थोड़ा पैनी नजर रखनी पड़ेगी अगर आप इस तरह से खेल रहे हो तो, अदरवाइज तो यार। अब आते हैं ट्रेडिशनल सवाल पे, ट्रेडिशनल तरीके पे सवाल पे। मैं ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एसएससी में इतना कोई एक्सप्लेन करता नहीं इतना गहराई में, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मुझे बता देना। कई लोगों को लग भी जाता है, इतना क्यों समझा रहे हैं, इतना हमको क्या करना है समझ के। ठीक है, ट्रेडिशनली सवाल को कैसे करना है बताता हूं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 है। ट्रेडिशनली करना है तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड मुझे निकालना है सबसे पहले टर्म में 1/, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड निकालता हूं। आप कहोगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और वाई जेड में वाई जेड उधर ले जाओगे तो माइनस वाई जेड बनेगा। माइनस वाई जेड की वैल्यू क्या है आप बताओ, एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये है। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यानी जो पहला टर्म है 1/x² माइनस वाई जेड, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू है 1/x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आया? कहीं आज के दूसरा टर्म क्या होगा, आप कहोगे दूसरा टर्म होगा 1/y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो अगर मैं जो कुछ निकालना है उसका सम करना चाहूं तो मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे 1/x प्लस इंटू ये मिलेगा एक जगह, मुझे दूसरे में मिलेगा 1/y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, और तीसरे में 1/z, क्योंकि साइक्लिक टर्म्स हैं तो आपको हर एक टर्म को निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक लिखो और सारे लिख दो। फिर मैं कहूंगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये जो टर्म है पता है क्या आपको, एक्स वाई जेड नीचे निकाल दो आप, ये आपका है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, जो कि आपको क्वेश्चन में शून्य दिया हुआ है। तो राइट साइड जो है ना शून्य यहां नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहां लिखना चाहिए था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये एक्स वाई जेड, अगर मैं एक्स वाई जेड कॉमन लूंगा तो ऊपर ऐसा बनेगा, और ये तो यहां रहेगा ही 1/x प्लस वाई प्लस जेड। ये वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि शून्य के बराबर है, तो मेरा आंसर शून्य हो गया। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है सवाल को करने का, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, 129 और 130 को जरा फटाफट उड़ा देते हैं, 130 पे एंड करेंगे आज की क्लास। ये 6 दिया है, ये 14 दिया है, ये 16 दिया है, तीनों को जोड़ दो। तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में है, कॉमन होगा। पहले में x बचेगा, दूसरे में y बचेगा, तीसरे में z बनेगा, और राइट साइड में हो जाएगा 6 प्लस 14 प्लस 16, ये वैल्यू आपकी हो गई 36। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी बोला है कि x y z हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर x y z पॉजिटिव है, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस 6 नहीं लिखना है एक्चुअली, अच्छा नहीं, x निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है, x निकालना है मुझे, x प्लस वाई प्लस जेड नहीं निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 आएगी, बहुत सही। मुझे निकालना है वैल्यू किसकी, x की, तो यहां जाऊंगा फिर से, तो x इंटू 6 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आएगी। प्लस माइनस 1 गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि x y z पॉजिटिव नंबर्स हैं, -1 नहीं हो सकता है, और आपने कहीं 1 आंसर लिखा ही नहीं है, तो यहां पर ये हटा दो, कम से कम इसको हटाओ ताकि हम दोनों संभावनाएं लेके चले फिर, और जब दोनों संभावनाएं लेके चलेंगे तभी तो दोनों संभावना आएगी। तो अगर लिखा है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर से भैया, तो एक्स नेगेटिव कहां से आएगा। ठीक है, दिनेश जी कह रहे नंबर सिस्टम कंप्लीट होने से सब क्लियर हो रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 130वां सवाल देखिए, कुछ इसी पैटर्न पे बेस्ड लग रहा है, ऐसा ही कुछ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है मुझे, एक्स इस, ठीक है हो जाएगा। देखो आप क्या करो, पहला टर्म देखो बस खाली, ऐसा दिया हुआ है, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा रहा हूँ। अब गौर से आप देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ आया, हर जगह आएगा। जैसे y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स बनेगा।
तो मैं तीनों सबको जोड़ दूंगा, सबको अगर जोड़ूंगा देखो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड सब में कॉमन होगा, ब्रैकेट में एक में आएगा x प्लस वाई माइनस जेड, एक में आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, एक में आएगा z प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसा आएगा। और ये वैल्यू सबका सम हो जाएगी, 24 17 41, 41 और 23 कितना हो गया, 74 64। यहां अंदर जाओगे आप तो कटिंग कटिंग करो जरा, दो बार y प्लस में एक बार माइनस में कटेगा, तो अल्टीमेटली ये ब्रैकेट भी x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया जो कि 64 के बराबर हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर आप यहां निकालोगे तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट, सी ऑप्शन का। ठीक है, सवाल इतने ही करेंगे आज। अच्छा एक चीज बताई नहीं यार तुमको, कल तुम्हारी क्लास है, सैटरडे संडे भी तुम्हारी क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 5 दिन लगातार क्लास लेंगे, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। 2023 को आराम से खत्म करो। नहीं 31 तक क्लास नहीं है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे लगातार क्लास कर लेते हैं, फिर आई थिंक ये तारीख कितनी, 27 तक का प्लान है ना, 27। ठीक है, तो फिर 28 29 30 31 4 दिन की तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, बढ़िया से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और फिर 1 तारीख से हम चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर समथिंग लाइक दैट। तो साल के अंत में 4 दिन ब्रेक लो, नोट्स बनाओ, देखो, प्लान करो। 1 तारीख को लेंगे क्लास, 1 की छुट्टी क्यों करना है, क्या करते हो तुम 1 तारीख को, 1 को क्या करते हो तुम, क्यों टाइम बर्बाद करोगे, पढ़ लेंगे 1 तारीख को, मंडे यार, पार्टी करते हो, कौन तुम्हें पार्टी देता है 1 तारीख को, है एस्पिरेंट्स की भी पार्टी होती है क्या 1 तारीख को? हाँ जी, हमको तो कोई बुलाता नहीं 1 तारीख को, तुम्हें कौन बुलाएगा? हाँ जी चलो ठीक है, सोच लेंगे कि 1 को छुट्टी दें या ना दें, आई डिसाइड। बट अभी सैटरडे संडे यानी कल परसों आ जाओ, आई वांट 4 डेज ऑफ, मुझे भी चाहिए थोड़ा रिलैक्स करेंगे, मतलब आई जस्ट रिव्यू माय ईयर एंड मेक प्लान फॉर न्यू ईयर, तो मुझे 3-4 दिन चाहिए होते हैं, उसमें फुल्ली बैठ जाता हूँ और अगले साल का प्लान बनाता हूँ पूरा बैठ के कि क्या क्या टारगेट्स हैं, बड़े टारगेट्स क्या हैं जो अचीव करने हैं, लेट्स से लाइक दैट। सो आई नीड टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, है ना, ये साल कैसा गया, क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इसलिए मैं सैटरडे संडे पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी फ्री हो जाए, 30 घंटे भी हो जाएंगे अगर आप 5 क्लास कर लोगे ना अगली, तो 30 आवर्स का जो टारगेट है दिसंबर का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द, अंजलि जी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होता हूँ, राइट। देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई नीड डिसिप्लिन इन द क्लास, तो अगर मैं बोल दूं कि आप रुक जाओ तो आपको रुक जाना चाहिए, दैट्स इट, बिकॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैरी आउट ए क्लास। मैं चैट क्यों नहीं बंद करता हूँ, उसका कारण बताता हूँ यार। चैट बंद करके लगता है कि हमने तुम्हारी वॉइसेस बंद कर दी, हम तुम्हें डाउट पूछने नहीं दे रहे हैं यार, कोई चीज का मैं भी महसूस करता हूँ कि किसको पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर को पढ़ा रहे हैं क्या। आई वॉन्ट योर चैट्स टू हैव दैट एनर्जी फ्लोइंग, but understand this, you all are unknown to each other, so if you all are unknown to each other, don't fight to each other। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, मे बी वो आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है, लेट्स से कोई चाह रहा है कि आप मत पढ़ो, उसका पढ़ने का मन नहीं है, वो आपको भी नहीं पढ़ने देना चाह रहा है, वो सबको नहीं पढ़ने देना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इट्स बेटर टू इग्नोर। तो इफ वन पर्सन इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बिलीव मी इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि वो थोड़ी देर में शांत हो जाता है। लेकिन जब 2 लोग हो जाते हैं ना, तो इट्स एक्शन एंड रिएक्शन। तो कल यही हुआ, 2 लोग हो गए, अब 2 लोग हो गए तो एक्शन एंड रिएक्शन, इधर से कमेंट उधर से कमेंट इधर से, तो उससे क्या होता है, फिर वो चीज ना बिगड़ जाती है, फिर वो क्लास का माहौल बिगड़ जाता है, फिर ना सब इंसान है, बच्चों को भी मजा आने लगता है उसमें ठीक है, तो अब बाकी मैं बच्चों से नाराज नहीं होता हूँ, कभी भी किसी से भी नहीं होता हूँ, और आई नेवर वांट कि मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़े यार, आप लोग समझदार लोग हो। तो जब मैं कहूँ कि रुक जाओ तो रुक जाओ बस, ठीक है, अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि यार मुझे क्लास कैरी आउट करनी है, मुझे पढ़ाना है, तो जब मैं कहता हूँ हो गया तो हो गया, फिर छोड़ो, भूल जाओ कि किसने तुमको क्या बोला, ठीक है, पढ़ो, अल्टीमेटली वही करना है हम लोग। हाँ जी, right, it's not about find, I don't want to find a fault, who is wrong, who is right, that doesn't make any sense। I want both of you to learn, I want everyone in the class to learn। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, doesn't matter। आप क्लास में आओ, चैट से किसी से क्या लड़ना, लड़ना तो आमने सामने लड़ो यार, ठीक है, लड़ाई भी करो तो अच्छे से करो ना, ये क्या कीबोर्ड से लड़ाई करना, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन हु इज देयर। आई एम नॉट मेकिंग अ जजमेंट कौन राइट है कौन रॉन्ग है, आपका सामने वाले व्यक्ति, मैं बताऊं, एक बच्चा एक बार मेरे ऊपर बहुत गुस्सा था, उसने मैसेज किया, एग्जामों की बात है, उसने मुझे मैसेज किया, बहुत ऊट पटांग लिखा ठीक है, सो मैंने कहा बात करोगे मुझसे, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिस्पांस, तो वो थोड़ी देर सक पका गया, फिर थोड़ी देर में मैसेज किया उसने 15-20 मिनट बाद कि हाँ सर बात हो सकती है क्या आपसे, मैं कहा बिल्कुल हो सकती है, मैंने उसको फोन लगाया, मैंने उससे बात करी,
एंड वो फोन पे रोने लगा बच्चा, वो बहुत परेशान था, और उस परेशानी को वेंट करने का कोई तरीका उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने मुझे ही 10 बातें बुरी बुरी लिख के भेज दी। एंड एंड ही गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर, राइट। वो उसमें परेशान था अपनी तैयारी को लेके, और उस तैयारी को लेके वो इतना परेशान था, घबराया हुआ था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा वगैरह वगैरह। एंड टू वेंट आउट दैट एंगर ही रोट टू मी उल्टा पुल्टा उठ पटांग कि मुझे कुछ क्लास में समझ में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह उसने लिखा। यार जब आप परेशान होगे तो आपको क्लास में समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने उससे आधे घंटे लगभग बात करी और मैंने कहा देखो हमेशा तुम्हारी हमारी बात नहीं हो पाएगी, तो मैंने उससे यही पूछा कि समस्या बताओ, क्या दिक्कत है। तब वो बच्चा खुला, उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे ये दिक्कतें हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आधे घंटे मैंने उसको समझाया कि कैसे वो चीजों को सही करे, एंड ही बिकेम द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ही बिकेम, मुझे क्लास में उसकी परफॉर्मेंस से समझ आने लगा था कि लड़का सिलेक्शन ले लेगा आप, और वो सिलेक्ट हो गया सर। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई कुछ कमेंट भी करता है आपको या कुछ उल्टा लिखता है या जो भी, इट्स मोर अबाउट हिम और हर, लेस अबाउट यू। ऑनलाइन की दुनिया में somebody is writing negative, it's more about them, how they are feeling, than it's actually about you, ठीक है। So we need to understand this, we need not to overreact, it's more about them. The only thing is that अब मैं हर क्लास में हर किसी को करेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं हर क्लास में हर किसी को ऐसा भी नहीं करता ठीक है बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, बिकॉज तो क्लास कैसे चलेगी, ठीक है। To maintain that discipline sometimes I need to be tough, sometimes I need to say कि यार ब्लॉक कर दूंगा और whatever, because that's how the class will run. तो ऑनलाइन में आप कभी किसी से मत झगड़ो, ये आपको मैं सलाह दे रहा हूं, कभी भी किसी से नहीं झगड़ना है, ठीक है। और मैं कभी किसी से नाराज ही नहीं होता हूं, ये भी मैं आपको एक मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर कोई मुझे लेट से मैसेज में उटपटांग लिख रहा है, व्हाट इज द नीड फॉर मी टू टॉक बैक टू हिम, क्या जरूरत थी मुझे बात करने की, नहीं जरूरत थी, मैं इग्नोर कर सकता था। आउट ऑफ 100 पीपल 5 विल ऑलवेज डिसलाइक यू, दैट्स अ स्टैंडर्ड फैक्ट, आई कुड हैव इग्नोर्ड एंड छोड़ो, ठीक है। व्हाई आई टॉक टू हिम, बिकॉज दैट डे आई वाज फ्री एंड आई थॉट आई कैन हेल्प हिम, मुझे पता था कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको बोला बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, और ऑनलाइन कभी किसी से झगड़ना नहीं है आपको, कभी भी नहीं, ठीक है। अगर कोई, ignoring is the best art that you have to learn, right? Obviously we cannot involve and correct everybody what they are going through, for sure, and not everyone is going to listen to you also. आप कभी किसी को समझाने की कोशिश करो तो भी हर बार लोग नहीं समझते, तो आपको सबको करेक्ट नहीं करना है, बट द पावर ऑफ दैट की इग्नोर करो ना। हमारा मेन काम है पढ़ना है, हमें कोई पोक करेगा हम पोक हो जाएंगे क्या, फिर हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे ना फिर तो लॉस अल्टीमेटली किसका है, आपका है। लेट्स फॉलो दैट। ये चीजें मैंने भी ऐसे नहीं सीखी, मैं जब ऑनलाइन आया पढ़ाने तो मैं बहुत गुस्सा होता था, मैं तो यूट्यूब पे क्लास छोड़ के चला जाता था, ऐसा हुआ है कई बार कि बच्चों ने कुछ बोला, मैंने कहा है, देन आई अंडरस्टूड कि यार नहीं, मैं पेड बच्चों को तो चलो ठीक है ऐसे बोल सकता हूँ, यूट्यूब पे तो कोई भी आता है, उसका मोटिव कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे सीखते हैं हम जीवन में कि कैसे चीजें क्या करनी है। तो मैं नाराज, मतलब आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आप पे नाराज नहीं हूँ, मैं किसी पे नाराज नहीं हूँ, मैं उस बच्चे पे भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसमें घुसा नहीं हूँ कि किसकी गलती थी किसकी नहीं है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो वो बच्चा अगर ये वीडियो देखेगा तो बेटा आप आइए क्लास करिए अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आप भी लोग थोड़ा पॉजिटिविटी रखो अपनी, अच्छे से चैट में बढ़िया से आपस में मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, है ना। ऑल राइट, तो चलिए आज चलते हैं, कल मिलेंगे कल शाम को, और 6 बजे क्लास होगी, परसों भी होगी। तो इस सफर को चलाएंगे फिर 27 या 26 जो भी दिन होगा उस दिन, आई थिंक 27 है, 27 के बाद 4 दिन आराम करो, 28 29 30 31 आराम, मतलब रिवीजन नोट्स वगैरह, एंड देन, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।